एक इंसान जब भी कोई गलत काम करने जाता है तो उससे पहले एक खतरनाक प्लान बनाता है और उसी खतरनाक प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि हमारा यह जो प्लान है बड़े स्वाभाविक तौर से सफल हो गया है, लेकिन आगे उसके जो होता है वह पुलिस खुद कर लेती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के सामने जो सच्चाई अपराधी द्वारा आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो पाता। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक अपराधी होता है, अपने काम को तो अंजाम देता है, लेकिन ऐसी कुछ गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से लगभग 4 लोग जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते थे। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपना नाम और अपना स्थान एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल की वीडियो में हम प्यारे लफ्ज़ों में ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश लगभग 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शामली ज़िला, और उसी शामली ज़िले के ही कोतवाली में एक दयानंद नगर मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले के रहने वाले राकेश रोहेला होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी होती है किसड़ा रोहेला, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास होता है। लेकिन राकेश रोहेला के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। उनकी अपनी बड़ी बेटी होती है वैशाली, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होता है। उनकी दूसरे नंबर की बेटी होती है वैष्णवी उर्फ है काव्या, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। उनका अपना सिर्फ घर में एक इकलौता बेटा होता है विशाल, जिसकी उम्र 20 साल के ही करीब होता है। तीनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इधर राकेश रोहेला जो होते हैं, दिल्ली में शाहदरा जाना माना एक इलाका पड़ता है। उसी इलाके में एक भोला नगर जाना माना मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले में बाबूराम टेक्निकल इंस्टीट्यूट पड़ता है, और उसी में जाकर राकेश जो होते हैं लैब टेक्नीशियन की नौकरी करते हैं। और उसी नौकरी की वजह से उनके पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से चल पाता था। सुबह के 7 बजे के आसपास का टाइम जो होता है, उस वक्त अपने घर से निकलते और इधर शामली स्टेशन पहुंचते और वहां से ट्रेन पकड़ते, और ट्रेन पकड़ने के बाद जो होता है शाहदरा पहुंच जाते। फिर वहां से अपना सवारी लेकर सीधा का सीधा अपने जो होता है ऑफिस पहुंच जाते, और शाम के टाइम ड्यूटी कर आराम से लगभग 10 बजे के आसपास ज़रूर निकल जाते थे। और निकलने के बाद सीधा का सीधा शामली आते हैं, फिर शामली से पैदल ही अपने घर गाने बजाते पहुंच जाते। अब राकेश रोहेला का रोज़ का यही रूटीन बन जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूं, अब ठीक इधर 7 अप्रैल रात का लगभग 9:45 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो लगभग 9:30 बजे के आसपास के टाइम जो होते हैं, इधर राकेश रोहेला अब शामली स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद अपना पैदल ही मौके पर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। और जब निकलते हैं तो उधर कुछ दूर सफ़र तय करने के बाद अपने इलाके के नाला पट्टी के रोड पे गली पर पहुंचते हैं। तो उसी वक्त 2 व्यक्ति आते हैं, उन्हीं के सामने धड़धड़ा कर खड़े हो जाते हैं। उसी में से एक व्यक्ति जाता है राकेश रोहेला के पास, अपने ही जेब से निकाल कर रिवाल्वर 2 गोली चला, जिसकी वजह से वहीं बड़ी तेज़ चलने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ की वहाँ के खड़े जो लोग होते हैं वह भी सुनते हैं, और सुनकर जैसे ही दौड़ते तो उसी वक्त दोनों जो अनजान व्यक्ति होते हैं उसी समय रिवाल्वर लहराते हुए वहाँ से दाएं तरफ फरार हो जाते हैं। काफ़ी दुकानदार जो होते हैं मौके पर अपने शटर तो बंद कर घर जा चुके होते हैं, लेकिन जो दुकानदार वहाँ बचे होते हैं वह दुकानदार वहाँ पर आते हैं। आने के बाद स्थिति को देखते समझ जाते हैं कि आखिर जो होता है इस अनजान व्यक्ति की गोली लगने की वजह से ज़मीन पकड़ चुकी है। लेकिन जैसे ही पहली नज़र में दुकानदार के लोग अब इधर राकेश रोहेला को देखते हैं, तुरंत ही पहचान कर लेते हैं
पहचान करने की वजह से उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है सीधा का सीधा किसना रोहेला और साथ में उसके अपने बेटे विशाल और उसके अपने दोनों बेटियां और साथ में परिवार के लोगों को भिजवा दिया जाता है। और उसी वक्त सामने खड़ा हुआ एक दुकानदार होता है जिसका नाम शैलेंद्र होता है। अब शैलेंद्र वहाँ पहुँचता है, तुरंत एक टेम्पो लेता है और टेम्पो लेने के बाद राकेश रोहेल को उसी टेम्पो में ले जाकर अपने नज़दीकी सरकारी राजकीय अस्पताल पहुँच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो सूचना होता है, अब यह सूचना जाकर शामली कोतवाली में लग जाता है और शामली कोतवाली के थाना पर भारी होते हैं। जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद जो होता है उसी वक्त वह भी अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है वहीं पहुँचते हैं। लेकिन जब पहुँचते डॉक्टर से पूछताछ करते हैं और डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि यहाँ आने से पहले जो होता है इधर राकेश रोहेला की मौत घटनास्थल पर हो चुकी होती है। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए डॉक्टर से कुछ अहम पूछताछ करती है और डॉक्टर से यही पता चलता है गोली लगने की वजह से राकेश रोहेला के शरीर के आधे से ज़्यादा हिस्से के ब्लड बाहर निकल चुके होते हैं, जिसकी वजह से वही घटनास्थल पर मौत हो चुकी होगी। वहाँ पर खड़े इधर राकेश रोहेला की अपनी जो पत्नी होती है किसना रोहेला और बेटी होती है वैष्णवी रोहेला और साथ में उनका अपना बेटा होता है विशाल और बड़ी बेटी वैशाली से पुलिस की टीम अपने तरीके से पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है, पूछा जाता है कि आखिर आपको क्या लग रहा है कि आपके पति के ऊपर किसका हाथ हो चुका है। यह बात जब परिवार के लोग सुनते हैं तो उसी समय कुछ भी बताने से इनकार कर जाते हैं, क्योंकि किसना रोहेला की जो हालत होती है वह देखकर पुलिस टीम समझ जाती है कि अभी पूछताछ करने के लिए सही समय नहीं दिख रहा। जिसके बाद पुलिस की जो टीम होती है वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और भरने के बाद वहीं के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। पुलिस की टीम जब देखती है अब काफ़ी रात हो चुका है तो उसी वक्त अपने थाने लौट आती है और थाने लौटने के बाद सुबह का इंतज़ार करती है और थाना प्रभारी और साथ में चस्सो साहब एक टीम लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है अब उसी वक्त अब दयानगर इलाके में पहुंच जाते हैं और जाने के बाद वहां सीधा का सीधा किसना रोहेला के घर पहुंचते हैं। इधर राकेश रोहेला की हत्या के बारे में कुछ अहम पूछताछ करते हैं, लेकिन शंका जब उनसे पूछा जाता है आपको क्या लग रहा है, शंका हो रहा किसी पर, तो पूरे परिवार वाले इनकार कर जाते हैं। अब पुलिस के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता कि आखिर राकेश रोहेला का हत्यारा कौन हो सकता है, आखिर इनकी किसी से क्या दुश्मनी थी। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अपनी टीमों के साथ एक बड़ी मीटिंग करती है। उसी मीटिंग के हिसाब से पुलिस की जो टीम होती है दोबारा अब घटनास्थल पर पहुंच जाती है। जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां घटनास्थल पर पता चलता है कि सामने एक दुकानदार होता है शैलेंद्र, मौके पर घटना के वक्त मौजूद था। पुलिस की टीम उसके करीब जाती है और शैलेंद्र से पूछताछ करती है और जब शैलेंद्र से पूछताछ किया जाता है शैलेंद्र पुलिस के सामने यही कहने लग जाता है कि साहब हमने उन दोनों अपराधी को अपनी नज़रों से तो नहीं देख पाए क्योंकि उनके चेहरे पर पूरी तरह से गमछे लिपटे हुए होते हैं और जैसे ही साहब हमारे कानों में गोली चलने की आवाज़ पहुंचती है तो उसी वक्त हम भी दौड़ के जाते हैं, लेकिन तब तक दोनों तो बंदूक लहराते हुए दाईं तरफ एक गली होता है उसी की तरफ से निकल जाते हैं। लेकिन साहब हथर देख कर हम भी काफ़ी लोगों को बुलाते हैं, लोग भी आते हैं। इसकी खबर जाकर साहब हमें पता होता है घर कहाँ है राकेश का, वहाँ भी भिजवा देते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, सारी एक एक कहानी बयां करती है। पुलिस की जो टीम होती है घटना पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है और इधर राकेश के कुछ हितैषी होते हैं जो मौके पर दुकानदारी वहाँ कर रखे होते हैं और पुलिस की टीम उनसे भी पूछताछ करती है और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता राकेश रोहेला जो होता है एक सीधा साधा इंसान होता है। अपने कंपनी में एक बड़ी कमेटी चलाया करता था और उस कमेटी का जो मालिक होता है मैनेजर होता है राकेश रोहेला होता है और मौके पर हफ्ते में उसको एक दिन कमेटी के सारे पैसे उसी के पास होते थे और वह पैसे लेकर जो होता है अपने बैग में मौके पर घटनास्थल पर पहुंचा हुआ था। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती पुलिस के मन में शंका हो जाता है और पुलिस की टीम वहीं जो होता है अपनी टीम को लेती है और लेने के बाद दोबारा इधर राकेश रोहेला के घर पहुंचती है और जब घर पहुंचते हैं पुलिस की टीम कमेटी वाली बात इधर जो होता है सीधा का सीधा किसना रोहेला से पूछताछ करती है और किसना रोहेला से जब पूछताछ किया था पुलिस की टीम के सामने कहना शुरू कर दिया साहब पूरी तरह से यकीन हो रहा है, बस करो, कमेटी के पैसे उन्हीं के पास रात के वक्त थे और उसी के लूटपाट के इरादे से किसी अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की टीम भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है क्योंकि पुलिस के सामने पहले काफ़ी सारे घटनास्थल के निरीक्षण हो चुके होते हैं तो पता चलता घटनास्थल पर राकेश रोहेला के पास जो होते काफ़ी सारे पैसे जेब में मिले हुए थे, उनके अंगूठे में 2 अंगूठियाँ पड़ी हुई थी। आखिर इस घटना को अंजाम जो होता है चोरी और लूटपाट के इरादे से नहीं दिया गया।
इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानना चाहती है कि पूरा मकसद क्या है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त दोबारा घटनास्थल पर जाती है और घटनास्थल का निरीक्षण करती है। और जब निरीक्षण करती है, पुलिस के सामने काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम गठित करती है। और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करना उसी वक्त पुलिस की जो टीम के जो सहपाठी होते हैं अब वह लग जाते हैं। और जब लगते हैं लगभग 4 से 5 घंटे भी मेहनत करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ के थाना प्रभारी का मौके पर तबादला हो चुका हो। तब तक वहाँ पर नए थाना प्रभारी की नियुक्त हो जाती है। और नए थाना प्रभारी जो होते हैं अब इस घटना को जांच पड़ताल करने के लिए शुरू से पूरे केस की तह तक जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के बाद उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करने के लिए वह पहुँच जाते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे पुलिस की टीम के कुछ सहपाठी इधर मशक्क़त करते हैं और सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करते हैं। और तभी पता चलता है कि ठीक घटनास्थल पर मौजूद जो दुकान होता है उसी दुकान पर 2 अनजान व्यक्ति दिखाई देते हैं। और लेकिन अनजान व्यक्ति के सामने जो होता है इधर राकेश रोहेला मौके पर दुकान पर जाकर कुछ अहम सामान ले रहा होता है। उसी के पीछे जो अनजान व्यक्ति होते हैं खड़े होते हैं, लेकिन उनके पास रिवाल्वर होता है। पुलिस की टीम को जो शंका होता है दोनों अनजान व्यक्ति के ऊपर टिक जाती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले उस फोटोज़ को लेती है और लेने के बाद सीधा का दिशा राकेश के घर पहुँचती है। और उसकी पत्नी किसना और उसके अपने बेटे विशाल और साथ में उसकी अपनी जो बेटी होती है वैष्णवी से पुलिस की टीम वहीं पूछताछ करती है। लेकिन जैसे सीसीटीवी वीडियोज़ को देखते हैं तो उसके घर के परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं मौके पर पहचानने से इनकार कर जाते हैं। पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन उसी वक्त पुलिस की टीम जो होती है सीधा का सीधा घटना पर पहुंचती है। और इधर शैलेंद्र दुकानदार से पुलिस की टीम पूछताछ शुरू कर देती है वही वीडियो दिखाकर। और लेकिन जब पूछताछ शुरू कर देती शैलेंद्र जब फोटो को देखता है तुरंत ही उसी समय कहने लग जाता कि साहब हमें तो यह बड़ा आदमी पहचान में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो छोटा व्यक्ति है हमारी नज़र में आ रहा है, क्योंकि हमें पूरी तरह से ज्ञात है इस अनजान लड़के को हमने अपने इसी गली में कई बार आते जाते हुए देखे हुए हैं। और पुलिस की टीम को जैसे ही पूरी तरह से यकीन हो पाता है कि बस करो यह जो लड़का है यह लड़का किसी पहचान वाले के घर के व्यक्ति का लड़का है, इसीलिए पुलिस की टीम उसी वक्त दोबारा जाती है। और जाने के बाद किसड़ा रोहेल के घर ही पहुंचती है तो उसके अपने बड़े बेटे विशाल से मुलाकात होता है। लेकिन जब विशाल से पुलिस की टीम पूछताछ करती वही सीसीटीवी वीडियो दिखाकर तो विशाल उसी समय पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब यह तो हमारी जो अपनी बहन है काव्या का ही अपना सहपाठी है और हमारी बहन के साथ काफ़ी मिलना जुलना है। और पुलिस की टीम जैसे विशाल के द्वारा इस तरह की जानकारी पाती है पुलिस के साथ टीम समझ जाती है कि बस करो इधर काव्या और समीर का क्या लेना देना है। उसी वक्त पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले समीर और साथ में काव्या के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है। और जब काव्या के मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है तो उसी में पता चलता है काव्या के मोबाइल नंबर पर समीर का लगभग कई महीनों से हर दिन घंटों बाद चलते थे। और साथ में घटना के दिन जो होता है लगभग 5 मिनट फिर 2 मिनट फिर इधर जो होता घटना के बाद 6 मिनट बाद हुए। पुलिस का शंका सीधा का सीधा जाकर काव्या के ऊपर टिक जाता है और सीधा का सीधा समीर के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर इनका मामला क्या हो सकता है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने सबसे बड़ा जो सुराग आया था वह सीधा का सीधा समीर के लिए आया था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है समीर का अता पता ले लेती है और पता चल जाता है कि जो हाजीपुर नाला पटरी है वहीं का रहने वाला होता है समीर। उसके अपने पिता होते हैं डॉक्टर जरीक, मौके पर शामली में एक जाने माने डॉक्टर हैं। और पुलिस की टीम जैसे ही समीर का पता निकालती है उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद जो होता है सीधा का सीधा उसके ही कमरे पर जाती है। और जाने के बाद सीधा का सीधा 17 अप्रैल को ही उसको अपने कचरे में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उसके सामने वही सीसीटीवी फुटेज पेश किया जाता है तुरंत ही टूट जाता है। और उसी वक्त अपनी प्रेमिका काव्या की अपने जो पिता होते हैं राकेश रोहेला की हत्या का जुल्म अपने ही चाचा के बेटे सद्दाब के साथ मिलकर कबूल कर लेता। पुलिस की टीम जाती सद्दाब को अपने कस्टडी में लेती है और सद्दाब और समीर एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने दोनों मिलकर जो सच्चाई रखते हैं सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में वैष्णवी उर्फ काव्या रोहेल मौके पर जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है तो उसी कॉलेज में पढ़ाई करने वाला होता है समीर। दोनों एक ही कॉलेज में मौके पर जब पढ़ाई करते हैं तो दोनों की बचपना की वजह से मुलाकात होती है और खूबसूरती होने के नाते जो होता है समीर धीरे धीरे
इधर काव्या का दीवाना हो जाता है और इस तरह दीवाना हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चालू कर देते हैं। लेकिन साल दर साल बीतता है। इधर इंटर की परीक्षा दोनों एक साथ पास भी कर लेते हैं और पास करने के बाद दोनों जो होते हैं वहीं साथ जीने और मरने के कस्में खाकर अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इधर काव्या के जो अपने पिता होते हैं राकेश अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए जो होता है अब उसी वक्त जाकर केरना के ही एक जाना माना कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में इधर अपनी बेटी काव्या के लिए बीएससी का कोर्स के लिए दाखिला करवा देते हैं। और दूसरी तरफ इधर समीर जो होता है राजस्थान चला जाता है और कोटा में जाकर बीएमएस की मौके पर कोचिंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि समीर के जो अपने पिता होते हैं अब इधर जारीफ जो शामली में ही एक जाने माने क्लिनिक के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर होने के उसका भी ख्वाब होता है कि हमारा जो बेटा होता है पढ़ लिख कर डॉक्टर की नौकरी करे, इसीलिए अपने बेटे को अपने रिश्तेदार के ही ठिकाने पर भेज देते हैं। और इधर जाकर सीधा का सीधा जो होता है राजस्थान के ही कोटा में अपने रिश्तेदार के यहाँ से घर से रहकर अब कोचिंग पे पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन पढ़ाई करने की वजह से दोनों एक दूसरे के दूर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ काव्या भी मजबूर हो जाती है और दूसरी तरफ जो होता है सीधा का सीधा समीर भी मजबूर हो जाता है। लेकिन दोनों की मजबूरी दूर ना हो पाती है। मुलाकात करने के लिए दोनों जो थे चोरी छुपे अपने गांव आते, फिर मुलाकात करने के लिए कभी होटल, कभी पार्क, कभी गांव के बगीचे और कभी जो होता है शहर का रास्ता देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं और घूमने फिरते वक्त जो होता है इनका ऐसे निकल जाता है कि दोनों को पता नहीं चलता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह पागल से हो जाते हैं कि मिलने के लिए दोनों अपना रास्ता, अपना जो होता है समय खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस समय इनका ऐसा वक्त आ जाता है कि इसी बीच इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी सीधा का सीधा जाकर पूरे मोहल्ले में गूंज जाता है। और कैसे न तैसे खबर जाकर सीधा का सीधा राकेश रुहेल को लग जाता। और जब राकेश रुहेल खबर पाते हैं तो उसी वक्त आकर अपनी पत्नी के ऊपर सबसे पहले गुस्सा निकालने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर बैठते हैं। क्योंकि उनकी जो अपनी पत्नी होती है किसड़ा से इधर राकेश रुहेल का पहले से भी नहीं पड़ता था। क्योंकि राकेश रुहेल को पूरी तरह से यकीन होता कि हमारी जो पत्नी है पूरी तरह से सीरिया चरित्र की बिगड़ी हुई अवस्था है। क्योंकि उनको पहले ही बार सूचना मिल चुका होता कि हमारी जो पत्नी होती है इधर खुद किसड़ा का किसी गैर लड़कों के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, जिसके लिए इधर खुद जो राकेश अपनी पत्नी किसड़ा से झगड़े तकरार और काफ़ी सारे सवाल जवाब भी करते थे। और इसी के लिए इनके बीच काफ़ी सारे मनमुटाव थे। और कई बार तो राकेश रुहेल अपने घर पहुंचते और शराब के नशे में और अपने घर में बेटी और बेटों के सामने अपनी पत्नी किसड़ा का कई बार पिटाई कर चुके होते हैं। लेकिन अगर उनके सामने उनकी बेटियां भी दखल देती तो उनकी बेटियों को भी शामत आ जाती। अब यह सिलसिला जो होता है घर में राकेश रुहेल का राकेश की वजह से चलने लग जाता। लेकिन इसी बीच जैसे समीर और साथ में अपनी बेटी काव्या के इस तरह की जानकारी पाते हैं तो उनका जो धड़कन होता है उसी समय बढ़ जाता। अपने घर पहुंचते हैं और 3-4 बार अपनी बेटी से सवाल जवाब करते हैं। लेकिन इधर जो होती काव्या समीर के रिश्ते से इनकार कर जाती है। लेकिन राकेश रुहेल ना अपनी बेटी की बात पर यकीन करते हैं और ना अपने पत्नी किसड़ा रुहेल की बात पर यकीन करते हैं। और वहीं पत्नी के सामने ही अपनी बेटी का पिटाई भी कर देते हैं और वहीं दूर रहने का हिदायत भी दे देते हैं। और इधर रोज़ के अपने काम पे जो होता है मौके पर राकेश रुहेल लग सा जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी तरफ जो होता है किसड़ा मौका भी पा जाती है और चोरी छुपे मुलाकात करने के लिए इधर खुद समीर से जुगाड़ खोल लेती। अब सिलसिला दोबारा चलने लग जाता है और जब चलने लगता है दोबारा इसकी खबर मोहल्ले में जाती है। अब मोहल्ले के लोग भी खबर पाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तभी एक दिन राकेश जो होता है अपने ऑफिस जब निकलता है तो उसी वक्त उसके एक अपने हितैषी होते हैं जो मौके पर राकेश को पैदल आते हुए घर में उनसे मुलाकात हो जाता है और उन्हीं के सामने चले जाते हैं और उसी समय कहने लग जाते हैं कि राकेश तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी क्या गोल खुला रहे हैं तुम्हें पता है। और पूरी एक एक बात जो था चढ़ा धाकर वह व्यक्ति जो था राकेश रुहेल के सामने रख देता, जिसकी वजह से यह बात सुनकर राकेश रुहेल का माथा वहीं ठनक जाता है और उसी वक्त अपने घर पहुँचते हैं और पूरे परिवार का एक तरफ से बड़े बेरहमी तरीके से पिटाई भी कर देते हैं। पिटाई करने की वजह से इधर खुद ज्योति किसड़ा रुहेल परेशान हो जाती है और उसी वक्त अपने दोनों बेटियों के सामने अपनी जुआ से ऐसी बात खोल देती है, कहने लग जाती कि ना जाने कब इस आदमी से हमें अपनी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाएगा कोई। यह बात जैसी काव्या सुनती है, सुनने के बाद वह समझ जाती कि आखिर हमारी माँ अपनी चाहती क्या है, वह समझ जाती कि आगे हमें करना क्या है।
तो उसी वक्त अपने रास्ते का जुगाड़ बतलाने के लिए खुद समीर के पास जाती, कहने लग जाती कि समीर, अगर तुम हमसे शादी करना चाहते हो, हमारे साथ नई दुनिया बसाने चाहते हो और हमारी ज़िंदगी में तुम हमारा पति बनना चाहते हो, तो समझ लो तुम्हें एक काम करना होगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे जो पिता हैं तुमसे मुस्लिम होने के नाते काफ़ी खफा हैं और तुम्हारे साथ शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और इस चाचा जानकारी पूरे मोहल्ले में कि हम एक मुस्लिम लड़के से तौर तरीके से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इस तरह की जानकारी तुम्हें भी होनी चाहिए। समीर सुनता कहने लग जाता कि हमें पता है कि तुम्हारे पिता जो थे मुस्लिम होने के नाते हमारी शादी तुमसे कभी नहीं करवाएंगे। लेकिन वहीं पर इधर काव्या समीर को अपनी मीठी मीठी बात हम इस तरह लेती है और उसी के सामने कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे शौहर के तौर पे आना चाहते हो तो ठीक हमें अपनी शौहर बनाने के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि अगर इस अड़ंगा में हमारा पिता भी हमारे लिए खड़ा हो तो समझ लो तुम उसको रास्ते से हटाने के लिए तैयार रहो। यह बात जब समीर सुनता करने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे पिता ने हमारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन इस तरह काव्या अपने पिता की तौर तरीके से बेवफाई वाली बयान खुद समीर के सामने रख देती है, जिसकी वजह से समीर समझ जाता है कि बस करो, अब जो होता राकेश रुहेल को रास्ते से ठिकाने लगाना अनिवार्य है। लेकिन राकेश के चेहरे को देखकर इधर काव्या समझ जाती कि राकेश पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा है और उसी वक्त राकेश के सामने एक लुभावन भरे ऑफर डाल देती, कहने लग जाती है कि हमारे पिता के नाम पर सहारनपुर में ही लगभग 100 गज की ज़मीन है और पिता ना रहने के बाद वह ज़मीन हम तुम्हारे नाम करवा देंगे। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन इधर जो था खुद काव्या एक और ऑफर मार देती, कहने लग जाती कि हमारे पिता के पास कमेटी के काफ़ी सारे पैसे आते हैं और वह पैसे को लेकर रोड ड्यूटी से अपने घर आते हैं और एक बैग में लेकर आते हैं। अगर तुम उनका काम जिस वक्त तमाम करोगे तो उस समय तुम्हें जो होता है बैग तुम्हारे हाथ में लग जाएगा और तुम माला माल हो जाओगे और दूसरी तरफ जो होता है प्रॉपर्टी से माला माल हो जाओगे और साथ पे हम तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताएंगे। और समीर के सामने काफ़ी सारे ऑफ़र आ जाते हैं। इन सब ऑफ़र को सुनकर समीर के अंदर की जो दालसा होती है वह जाग से जाती है और वह समझ जाता है कि आखिर अब आगे हमें करना क्या है। तो उसी वक्त समीर सोच तो बैठता है, लेकिन उसकी जो हिम्मत होती जवाब दे बैठती है, क्योंकि वह कोई सातिर मुजरिम था नहीं हत्या में शामिल हो सके। लेकिन तभी सोच बैठता है, उसके ध्यान में एक और नाम आ जाता है। उसके अपने चाचा का अपना एक बेटा होता है सद्दाब, जो उसका काफ़ी गहरा दोस्त भी होता है। उसी के पास जाता है और जाने के बाद अपनी प्रेमिका के बारे में एक एक बात सद्दाब के सामने रख देता है और कसम वादे की सारी बात बता देता है और साथ जीने मरने की सारी बात बता देता है, जिसकी वजह से सद्दाब यह बात सुनकर पिघल जाता है और कहने लग जाता है कि दोस्त है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा के लिए तैयार भी हैं और 100 गज की प्लाट है, जब तुम्हारे हाथ लगेगा तुम्हें हमें एक कमरा देना पड़ेगा। और यह बात जैसे समीर सुनता है उसी समय हामी भर लेता है और सद्दाब और समीर दोनों मिलकर खतरनाक फैसला बनाते हैं। लेकिन वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर रिवाल्वर का व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। तभी उसी वक्त समीर जो होता है खुद इधर काव्या के पास जाता और रिवाल्वर पर बात रख देता है। तभी उधर खुद जो होती काव्या कह देती है कि हमारे घर में हमारे पिता की वजह से एक रिवाल्वर पड़ा है, क्योंकि जिस वक्त इस इलाके में दंगा हुआ था तो हमारे पिता जो होते हैं एक सेफ्टी के लिए अपने पास एक रिवाल्वर और कुछ गोलियां रखे हुए थे। हम तुम्हें वह रिवाल्वर और गोली देंगे, इसके बाद तुम काम तमाम कर देना। और समीर समझ जाता है और समय का इंतज़ार भी करता है। तभी घटना से मात्र 3 दिन पहले जो होते हैं राकेश रुहेल अपने घर पहुँचते हैं और अपनी पत्नी इधर किसना से कुछ आनापानी करते, जिसकी वजह से किसना और यहाँ तक कि वैष्णवी उर्फ काव्या के बीच काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। यहाँ तक कि राकेश अपने घर में अपने तीनों बच्चों का बेहतर तरीके से पिटाई कर देते हैं। और उसी वक्त इधर वैष्णवी उर्फ काव्या समझ जाती कि अब हमें दुनिया अपने पिता को सामने नहीं रखना है और उसी वक्त जाती और जाने के बाद समीर से मुलाकात करती है। लेकिन उसी के हाथ में रिवाल्वर और काली कुछ गोली पकड़ा देती है और कहने लग जाती कि तुम्हें अब वेट नहीं करना चाहिए और समय का इंतज़ार भी करता है। और तभी ठीक है 7 अप्रैल साल 2018 का ही अब जैसे ही सुबह सुबह का टाइम होता उसी वक्त जो होते हैं राकेश रुहेल अपने घर से टिफ़िन लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ काव्या समझ जाती है कि अब हमें समय का इंतज़ार करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए काव्या अपने पिता के पास कई महीनों बाद पहली बार फ़ोन करती है, यह जानने के लिए कि इस समय हमारे पिता है कहाँ। लेकिन जब फ़ोन करती है तो पता चलता है कि उस समय उसके जो अपने पिता होते हैं मौके पर सादरा में अपने ही लैब में व्यस्त होते हैं।
और इस तरह की जानकारी पाने के बाद काव्या फ़ोन कर समीर को दे देती है और समीर खबर पाता उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है सद्दाब को दे देता है कि आज हमें जो होता है घटना को तौर तरीके से निभाना है। लेकिन रात का जैसे ही 8 बजे के आसपास टाइम होता है, दोबारा काव्या अपने पिता के पास जानकारी पता चलता कि ट्रेन में बैठ चुके हैं शामली आने के लिए। लेकिन जैसे चंद घंटे बीतते हैं तो दोबारा काव्या फ़ोन करती है, अपने पिता से जानकारी लेती है तो पता चलता कि शामली स्टेशन पे उतर चुके हैं। तो उसी वक्त उनकी मन की बात रखने के लिए उनके सामने एक बात कह देते कि पिताजी, अपने घर में जो बोर्ड है उसका प्लग ख़राब हो चुका है, आप नया प्लग ले लीजिए। जिसकी वजह से उसी वक्त राकेश समझ जाते कि प्लग हमें लेने के लिए इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर रुकना पड़ेगा। लेकिन इधर काव्या जान लेती है कि हमारे पिता चंद घंटों के अंदर जो होता है अब इधर जो होता है मालवीय नगर मोहल्ले में पहुंचने वाले हैं। समीर को जानकारी और समीर खबर पाता है, अपने दोस्त सद्दाब को लेता है, बाइक द्वारा जो होता है उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन चंद घंटे के अंदर जो होता है राकेश रुहेल जो होता है सिलेंडर की दुकान पर पहुँचते हैं और वही इलेक्ट्रिशियन की सामान लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीछे आकर समीर और सद्दाब खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चंद मिनट बीतते हैं तो उसी वक्त राकेश रुहेल अपनी गली की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से जाते हैं। जाने के बाद सद्दाब बाइक से उतर जाता है, उसके हाथ में वही रिवाल्वर होता है। उसी रिवाल्वर से राकेश रुहेल के ऊपर एक के बाद एक गोली चला, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए वह दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और वहीं से दोनों जो होते हैं 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर समीर और सद्दाब के द्वारा पुलिस की टीम जो होती है काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जाती है काव्या को अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद जो होता है इधर काव्या को दोनों के सामने पेश किया जाता है। काव्या जैसे दोनों को देखती है उसी समय ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती, अपना जुर्म उसी वक्त कबूल कर लेती है। कबूल करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है तीनों को अपने कस्टडी में लेकर ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते हैं और न्यायालय में तीनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम गुलजार सिंह जो इधर हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं, अनिरुद्ध शर्मा जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और अलेवर मार्चो जो कर्नाटक शहर के रहने वाले हैं, MD चौधरी जो पानीपत शहर के रहने वाले हैं, नसमुद्दीन पाछू जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, और रणवीर सैनी जो बनियाखेड़ा जीनत शहर के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिन व्यूअर का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।